आज की क्लास ये रिकॉर्डेड क्लास है। हम लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लाइव अटेंड करने में अनकंफर्टेबल हैं। तो हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो मई 25 अटेम्प्ट के लिए पढ़ रहे थे उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा चैप्टर 3। मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो पूरे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम लोगों ने कहा था कि आप जब भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना स्टार्ट करोगे अपने आप को एक स्ट्रैटेजिस्ट समझ के चलना। तो पूरे मॉड्यूल में क्या पढ़ना है हमें? सबसे पहले हमें जो काम हम करने चलते हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। तो चैप्टर 1 में हमने किया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, एक चैप्टर पढ़ा। वहाँ पर हमने सीखा कि विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल क्या है। वहाँ पर हमने ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़े। और चैप्टर 2, अब इसके बाद जब स्ट्रेटजी आप बनाने चलोगे तो वहाँ पर दो काम करने पड़ेंगे। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना पड़ेगा। और स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट का एनालिसिस करना पड़ता है। आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस, नाम है चैप्टर का स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, दैट इज एक्सटर्नल एनालिसिस या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फिर आपने किया चैप्टर 3। अब आते हैं हम चैप्टर 3 पे। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एनालिसिस हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट का एनालिसिस। चलो जी, सबसे पहले तो एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ कि इस चैप्टर में आपको कुल मिला के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि की स्टेक होल्डर कौन होते हैं। सर, आगे पढ़ाने से पहले जरा मोटी मोटी बात बता दो कि की स्टेक होल्डर कौन होते हैं। देखो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे। और उन लोगों में किनको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, किनके ऊपर हमें पैसे खर्चे करने चाहिए, ये डिसीजन लेना भी जरूरी है। अब मान लेते हैं कोई ऐसा एम्प्लॉय है या ऐसा ऐसा एक वर्कर है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन पे या उसके किसी भी स्ट्रेटजी पर इम्पैक्ट नहीं डालता है, तो क्या हमें उसको उतना ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है? अगर हम देंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी और उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इट मीन्स की स्टेक होल्डर डिसाइड करेंगे, हम उनकी प्रायोरिटी सेट करेंगे, जो कि आने वाले टॉपिक में हम कवर करेंगे। आइडिया आपको लग गया होगा। वापस से मैं करूं आपको, स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स कौन है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इंडस्ट्री और मार्केट के बारे में, कस्टमर, प्रोडक्ट, सर्विस और चैनल्स कौन कौन से हैं। चैनल आप समझ सकते हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वगैरह हैं। फिर हम पढ़ेंगे कोर कंपिटेंसी, हमारा थर्ड टॉपिक होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर बहुत अच्छे तरीके से compete करना है, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करना है और अपने कंपटीटर से विन करना है, विन ओवर योर कंपटीटर, योर राइवल्स, देन यू हैव टू स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कंपिटेंसी। तो वो कोर कंपिटेंसी होगी। उसे कोर कंपिटेंसी क्या है, कैसे बनेगी, कैसे बिल्ड होगी, डिटेल में बात करेंगे। फिर एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, हमें स्वॉट एनालिसिस करना होता है। और ये 11th और 12th क्लास में आपने पढ़ा था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक हमारा होगा पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी। और पोर्टर भाई साहब ने तीन स्ट्रेटजी बनाई है: कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी और फोकस्ड स्ट्रेटजी। सर, की स्टेक होल्डर में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है आपके सिलेबस में, जिसे हम मैंडलोस मैट्रिक्स से नाम से जानते हैं। और ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है, ये आप नोट कर लीजिएगा। शुरुआत सबसे पहले हम कहाँ से करेंगे? की स्टेक होल्डर की अंडरस्टैंडिंग से। बहुत सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि स्टेक होल्डर हैं कौन। फिर आप जान पाओगे कि हम कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करें। ये दो टॉपिक हैं। तो की स्टेक होल्डर कौन होते हैं? वो सारे के सारे इंडिविजुअल हो सकते हैं या फिर कोई एंटिटी भी हो सकती है जिसका स्टेक है आपके सक्सेस में, आपके मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में, या फिर वो आपको इम्पैक्ट भी आप पर डाल सकते हैं। दूसरी चीज, ये हो कौन सकते हैं सर? क्या ये बहुत बड़े बड़े लोग होते होंगे? हाँ, ऑफ कोर्स बहुत बड़े बड़े लोग हो सकते हैं, लेकिन छोटे लोग भी हो सकते हैं। ये मे बी एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, आपके इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, सप्लायर्स भी हो सकते हैं और कस्टमर्स या रेगुलेटर्स भी हो सकते हैं। अगर आप सोच के देखो कि इम्प्लॉयज आपके लिए की स्टेक होल्डर कैसे हो सकते हैं,
कैसे हो सकते हैं? अब अगर आप ये बात करो कि गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, राइट? अब अगर मैं बात करूं कि क्या गूगल कौन है, गूगल एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है, गूगल एक अलग कंपनी नहीं है, वो एक उसकी एक पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। अब अगर गूगल के इम्प्लॉई हैं, वो तो सीईओ हैं, आप उन्हें इम्प्लॉय नहीं कहते, बट सोच के देखो वो कितने क्रूशियल हैं गूगल के लिए। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो आज उनके शेयर्स की वैल्यू कितनी गिर जाएगी। इट मीन्स वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर जो बहुत बहुत सारा स्टेक उनके पास है, और वो अगर अपने शेयर्स आपके आपकी कंपनी के शेयर्स वो बेचना स्टार्ट कर दें, तो इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इन्वेस्टर्स आपको पैसा देना बंद कर दे, सप्लायर्स आपको रॉ मटेरियल देना बंद कर दे, या कस्टमर आपको चूज करना बंद कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर इम्पैक्ट डालेगा, या फिर ये वो लोग हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के एक रीजन भी हो सकते हैं। इन्हें ही हम बोलेंगे स्टेक होल्डर। आगे की हम बात करें कि अगर इनके पास क्या होता है सर, इनके पास पावर टू इन्फ्लुएंस होता है। ये इन्फ्लुएंस करने की पावर इनके पास है, ठीक है। और साथ साथ क्या इन्फ्लुएंस करेंगे, जरा बताओ मुझे। पावर टू इन्फ्लुएंस, क्या इन्फ्लुएंस करेंगे? आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी पर इनका इन्फ्लुएंस पड़ सकता है, कि आप इनके हिसाब से स्ट्रेटजी को फ्रेम करोगे, ठीक है सर। जितने स्टेक होल्डर हैं वो एक अलग अलग लेवल का इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करते हैं। उनका सबका एक लेवल का इन्फ्लुएंस नहीं है। एम्प्लॉय का छोटा कम इन्फ्लुएंस होगा। अगर कोई की मैनेजरियल पर्सनल है तो सीधी सी बात उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। अगर आपका सप्लायर सिंगल सप्लायर है, इसके अलावा आपकी इंडस्ट्री में कोई और सप्लायर है ही नहीं, तो वो सप्लायर भी आपके ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखेगा, क्योंकि उसके पास बार्गेनिंग पावर होगी, ठीक है। तो इन सबके जितने भी स्टेक होल्डर हैं, मैं फिर से बोलूं, स्टेक होल्डर का मतलब शेयर होल्डर नहीं। स्टेक होल्डर का मतलब इन्वेस्टर हैं, कस्टमर हैं, एम्प्लॉई हैं, की मैनेजरियल पर्सनल हैं, जो कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में स्टेक रखते हैं या उसकी स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, दे आर स्टेक होल्डर्स। और इनका जो इन्फ्लुएंस लेवल है वो अलग अलग हो सकता है। साथ ही साथ ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट भी रखते हैं, तो इनका इंटरेस्ट लेवल भी अलग अलग हो सकता है। सर कुछ एग्जाम्पल दोगे क्या? बिल्कुल, बिल्कुल हम एग्जाम्पल देंगे। और इसी टॉपिक को पढ़ने के लिए एक भाई साहब आए। उनका नाम हमने रखा मेंडलो, हमने नहीं रखा, उनका नाम आपके सिलेबस में है मेंडलो। मैं भी नहीं जानता कौन है, तो बहुत ज़्यादा इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। इन्होंने एक मैट्रिक्स बना के दिया, और उस मैट्रिक्स का नाम है मेंडलोस मैट्रिक्स। अब मैं कह दूं कि उसका नाम है आलोक मैट्रिक्स, मैं भी कोई मैट्रिक्स दे दूं, सेम, कोई अलग इसमें कोई कहानी नहीं है। ये मेंडलो नाम है, इन्होंने मैट्रिक्स दिया तो मेंडलोस मैट्रिक्स। इन्होंने क्या किया कि स्टेक होल्डर को एनालिसिस किया। तो स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स भी आप कह सकते हो। और साथ साथ मैंने आपसे बताया कि स्टेक होल्डर जो होते हैं आपके, ये अलग अलग लेवल, अलग अलग पावर रखते हैं, पावर टू इन्फ्लुएंस, और या फिर इनका इंटरेस्ट भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल का हो सकता है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। ये तीन नामों से कोई भी नाम से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, तो बड़े प्यार से इन तीनों का एक ही जवाब देना होगा। क्या जवाब है? मैंने उतना लिख के दिया है। सेम टू सेम आईसीआई मॉड्यूल को ही मैंने कॉपी किया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो आपका सजेस्टेड आंसर होता है, जो आपकी कॉपी एवेल्युएट करने वाले लोग होते हैं, उनके पास जो सजेस्टेड आंसर है वो पूरा आईसीआई मॉड्यूल का होता है। उनमें जो बोल्ड सेंटेंसेस होते हैं वो उनको देखना चाहते हैं आपकी कॉपी पे, एटलीस्ट इतना वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो मेरा ये कोई हक नहीं है कि मैं उनमें कुछ भी ऐसा चेंज करूं ताकि आप जब भी पेपर दे के आओ, और आपके उन पेपर्स में जो एग्जामिनर है, जो इवेल्युएटर है, उनके सजेस्टेड आंसर से मैच ना करे। ये तो मैं आपको डेंजर जोन में रखना नहीं चाहता। इसीलिए ऐसे मॉड्यूल को ही कॉपी करता हूँ, बट एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। चलो जी, ये एक सिंपल फ्रेमवर्क होता है। एक सिंपल फ्रेमवर्क है, बड़ा आसान है। इसमें हम अपने स्टेक होल्डर को मैनेज कर पाते हैं। अभी देखना, बड़े प्यार से आपको समझ में आएगा कैसे।
4 कैटेगरी के होंगे, 4 कैटेगरी होगा। क्या क्या कैटेगरी? सोच के देखो, अगर उनका पावर या इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है सर? या तो हाई होगा या तो लो होगा। अगर उनका पावर या इन्फ्लुएंस आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, सर कैसा इन्फ्लुएंस? एक तो स्ट्रैटेजी में, आपकी स्ट्रैटेजी उनके हिसाब से चेंज होती हो, तो अगर हाई या लो है तो ऐसे में। या फिर ये तो रही बात इन्फ्लुएंस की, और दूसरा फैक्टर हमने आपको बताया उनका इंटरेस्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। इन दोनों को आधार मान के हमने एक एक्सिस बना दिया। खैर ये तो कुछ भी नहीं है, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल बात। अगर उसका इन्फ्लुएंस बहुत हाई है और इंटरेस्ट बड़ा कम है, या उल्टा चलते हैं, पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं। अगर उनका पावर हाई है, मतलब उनका इन्फ्लुएंस हाई है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो इंटरेस्ट भी ज़्यादा लेते हैं, तो ये हमारे लिए की प्लेयर हैं, हमारे लिए सबसे कीमती लोग हैं। हम इन पे पूरा ध्यान देंगे, इनके ऊपर खर्चे भी करेंगे, इनको टाइम भी इनको पूरा टाइम देंगे। मतलब इन्हें हमें बहुत क्लोजली मैनेज करना पड़ेगा और इन्हें अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है और ये अच्छे लोग हैं, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में इंटरेस्ट भी लेते हैं। ओके सर, एक और काम है, इन्हें ना रेगुलरली इनको इंगेज करो और इनके साथ एक अच्छा रिश्ता रखो। वैसे ही रखो जैसे आपके रिश्तेदारों में कोई थोड़ा सा अमीर हो जाता है तो आप उनसे रिश्ते अच्छे रखते हो। पता चलता है कि किसी के पास कोई रिसोर्सेज ज़्यादा है तो आप उनसे रिश्ते अच्छे रखते हो। क्यों? मुसीबत में काम आएंगे। तो ठीक वही काम आपको यहाँ करना है कि ऐसे प्लेयर, ऐसे लोग, ऐसे स्टेक होल्डर्स जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी रखते हैं, जैसे आपकी फैमिली में आपके फूफा जी, और साथ ही साथ वो इंटरेस्ट भी ज़्यादा रखते हैं, तो ऐसे लोग आपके की प्लेयर होते हैं। उन्हें क्लोजली मैनेज करना होगा, उन्हें डिसीजन मेकिंग में शामिल करना होगा, रेगुलरली उन्हें इंगेज करना होगा और अच्छे रिश्ते बनाने रखना होगा। बना के नहीं, फूफा जी आपकी बारात में नाराज हो जाएंगे। दूसरी बात अगर हम करें आपसे, अगर मैं आपसे बात करूं कि पावर हाई है, इन्फ्लुएंस हाई है, लेकिन इंटरेस्ट बड़ा कम है। अब ऐसे लोग अपने रिश्तेदारों में तो ढूंढ के देखो तो यहाँ भी पता चल जाएगा कि जो प्रभाव तो बहुत रखते हैं पर चाहते नहीं कि आप सक्सेसफुल हो जाओ। अब सोच के देखो कौन लोग हो सकते हैं। फिलहाल मैं टॉपिक पे आता हूँ। इन्हें करना क्या है? इन्हें हमें सेटिस्फाइड रखना है किसी तरह। क्यों? सर ये तो बहुत दुष्ट आदमी है, ये तो इंटरेस्ट ही नहीं रखते, इनमें इन्हें क्यों सेटिस्फाई रखना है? इन्हें इसलिए सेटिस्फाई रखो कि नुकसान ना कर पाए। इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इन्हें ना कंसल्ट करते रहो, इनसे थोड़ी सलाह भी लो। ज्ञान बट रहा है, ज्ञान लेते रहो, खुश रहेंगे कि अरे वाह, मुझे प्रायोरिटी दी गई, मुझसे पूछा गया। इनके इंटरेस्ट को इंक्रीज करने की कोशिश करो। भैया भैया, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, आपका इतना प्रभाव है, तो ऐसा कुछ करो कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में इंटरेस्ट भी लें। उसमें अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो इंटरेस्ट लें। एंड कैन बी hindrance to the new ideas or strategic choices. डन। इसमें कुछ हमें समझाना नहीं है। तीसरी बात हम करते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर उनका पावर ना, जो उनका पावर है वो लो है, पावर भी लो है और उनका इंटरेस्ट भी लो है। अरे भाई, उनका इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा नहीं है, उनका इंटरेस्ट भी ज़्यादा नहीं है। जो आदमी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे में इन्फ्लुएंस नहीं रखता, मुझ में कोई लगाव नहीं है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या करूं उन्हें? उन्हें लो प्रायोरिटी पे रखो, भाव मत दो ज़्यादा। उन्हें क्या करना पड़ेगा? डेली मॉनिटर करते रहो। सर क्यों मॉनिटर करना? मॉनिटर इसलिए करना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हों, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा पावर एक्सर्ट कर रहे हों। इन्हें मॉनिटर करो, सिर्फ मॉनिटर करो, लेकिन इन्हें इंगेज मत करो, शामिल मत करो, दुष्ट लोग हैं। और इनको कभी कभी जनरल ओकेजन पर इनसे क्या करो? कम्युनिकेट करते रहो। अभी एग्जाम्पल में मैं बताऊंगा कि कौन क्या है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दोबारा से रिकॉल होगा। सर की इन्फॉर्म्ड,
अगर उनका इन्फ्लुएंस कम है, लेकिन लेकिन वो इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं, मतलब गरीब आदमी है ये कह लो, जैसे आपके रिश्तेदारों में कोई गरीब है लेकिन आप में इंटरेस्ट रखता है, तो उन्हें हर ज़रूरत पे याद करो, समझ रहे हैं ना? घर में कथा भी करो तो उन्हें याद करो। तो कीप इन्फॉर्म्ड, यूटिलाइज द हाई इंटरेस्ट बाय द एंगेज इन द डिसीजन एंड कंसल्ट इन देयर एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज एंड इंटरेस्ट। जिस चीज़ में वो माहिर हैं, कम से कम उस चीज़ में उनको इंगेज करो, उनके एक्सपर्टाइज का, उनके उसका फ़ायदा लो। डन। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। ये रहा हमारा इमेज। इमेज के थ्रू हमने लगभग पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझा तो दिए हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल लेंगे। सर पावर क्या होता है? पावर का मतलब एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी और रिसोर्सेज, और इंटरेस्ट का मतलब होता है हाउ इंटरेस्ट दे आर इन द ऑर्गेनाइजेशन सक्सीडिंग। तो ये लिख के दिया है, बाकी समझा दिया है आपको। फटाक से देखो कि मेंडलोस मैट्रिक्स स्टेक होल्डर आर कैटेगराइज इनटू 4 ग्रुप। हमने कहा 4 ग्रुप कौन से होंगे? सर सबसे पहले कीप सेटिस्फाइड, हाई इन्फ्लुएंस, हाई इंटरेस्ट, की प्लेयर, हाई इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट, हाई इन्फ्लुएंस, कीप सेटिस्फाइड, हाई इन्फ्लुएंस, इंटरेस्ट लो। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इंटरेस्ट भी कम है और इन्फ्लुएंस भी कम है, तो उन्हें लो प्रायोरिटी की कैटेगरी पे आप रखोगे। सबसे पहले आता है की सेटिस्फाइड। अब अगर मैं इसको लिखाता आपको तो 4 लाइन यहाँ पर एक्सप्लेन करने पड़ते कम से कम, और इन 4 लाइन को मैंने सिर्फ छोटी सी बात में लिख दिया, इसे आप एक्सप्लेन अच्छे से कर देना। क्या लिखना? सबसे पहले कीप सेटिस्फाइड कैटेगरी में कौन आएंगे? जिनका पावर हाई, जिनका इंटरेस्ट लो, वो ऊपर की इमेज में आप देख चुके हो। ठीक है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप देम सेटिस्फाइड विद द इंटेंडेड इंफॉर्मेशन। उन्हें कीप सेटिस्फाइड रखना होगा। सर एग्जाम्पल बताओ ना। बैंक, गवर्नमेंट, कस्टमर, ये लोग आपको भाई ये लोग कौन हैं जरा बताओ मुझे। ये कीप सेटिस्फाइड वाली कैटेगरी में है, और कीप सेटिस्फाइड की कैटेगरी में कौन है? कि इनका इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा है, पर इनका इंटरेस्ट कम है। अब बैंक, कौन सी बैंक चाहती है कि आप बहुत सफल बन जाओ? उन्हें क्या मतलब है आपका नेटवर्थ कितना है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है? लोन देते टाइम ही उन्हें देखना है। तो ये कह सकते हो कि वो पावर तो ज़्यादा रखते हैं लेकिन इंटरेस्ट कम रखते हैं, राइट? अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट पावर ज़्यादा रखती है, आपसे टैक्स वगैरह लेना है ना, तो पावर तो है। अगर वो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो बनेंगी, उनके हिसाब से आपको भी मेंटेन करना होगा बहुत सारे कंप्लाइंसेस, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। वो इतना पर्सनली इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कि आप बहुत सफल हो। इंटरेस्ट कौन ले रहा है? आपका की मैनेजरियल पर्सनल ले रहा है, सीईओ कंपनी का ले रहा है, या कंपनी के ऐसे ऐसे लोग जो बहुत टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। कस्टमर की भी को भी आपकी सफलता में लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ पावर एक्सपर्ट एक्सर्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि कस्टमर ही है जो आपके धंधे का एक रीढ़ की हड्डी है। ठीक है सर, की प्लेयर बता दो कौन है की प्लेयर? जो दूसरा वाला हमने कहा, इनके पावर हाई होते हैं, इंटरेस्ट भी हाई होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शेयर होल्डर, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये मैंने समझा दिया है। लो प्रायोरिटी में कौन होंगे? इनका पावर कम होगा, इंटरेस्ट भी कम होगा। ऐसे लोग जैसे मीडिया हाउसेस हैं। अब मीडिया के लोग हैं, इनका पावर भी कम है, इनका इंटरेस्ट भी कम है, लेकिन आपको इनसे थोड़ा थोड़ा टच में रहना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा अलग ही चला रहे हैं। तो मीडिया हाउसेस हैं। फिर बिजनेस मैगजीन्स हैं, एक इमेज वगैरह, एक रिव्यूज वगैरह पता चलते हैं इनसे, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट है आपका कीप इन्फॉर्म्ड। इनके पावर लो होते हैं लेकिन इंटरेस्ट इनका ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका एम्प्लॉय, इनका पावर तो आपकी कंपनी में कम होता है, पर इंटरेस्ट बहुत होता है क्योंकि एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन के। आपका वेंडर, ये आपके कंपनी में पावर कम रखता है पर इंटरेस्ट ज़्यादा रखता है। ठीक इसी तरह सप्लाई और कुछ एक्सपर्ट्स लोग हो सकते हैं। इस तरीके से ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रैटेजिक ड्राइवर। मैं जानता हूँ कि थोड़ी स्पीड में मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी स्पीड ज़्यादा है हमारी, लेकिन एक एक बात समझा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। स्ट्रैटेजिक ड्राइवर कौन होते हैं? क्या होता है स्ट्रैटेजिक ड्राइवर? जब आप इंटरनल एनालिसिस करते हो ना, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के करंट परफॉर्मेंस को एसेस करना चाहते हो। इंटरनल एनालिसिस में आप ऑर्गेनाइजेशन की करंट परफॉर्मेंस को एसेस करना चाहते हो, और जब आप करंट परफॉर्मेंस को एसेस करोगे, तो आपको स्ट्रैटेजिक ड्राइवर को समझना जरूरी होगा, उन्हें कंसीडर करना पड़ेगा। सर स्ट्रैटेजिक ड्राइवर हैं कौन, बताओ तो। कौन? तो ये ना
ये आप ये कह सकते हो, ये वो स्ट्रेटजिक ड्राइवर हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने कंपटीटर से। अगर आप यहाँ पर एनालिसिस की बात करो तो जैसे की मार्केट्स इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स, किसमें ऑपरेट कर रहे हो, इनके की कस्टमर कौन है, प्रोडक्ट और सर्विसेज जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, और दो चैनल हैं इन विच द प्रोडक्ट आर सर्विसेज आर डिलीवर्ड, क्योंकि चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा लेटेस्ट में अमूल, अमूल गोल्ड के बारे में आपने सुना होगा। ये स्ट्रेटजी मैं अभी आपको चैप्टर 4 में बताऊंगा। अमूल करता क्या है सर, डिलीवरी करता है, रिटेल शॉप पे जाते हैं, इनके दूध वहां पर पहुंचते हैं। और हाल ही में आपने सुना होगा मिल्क एटीएम भी आपने सुना होगा, काऊ मिल्क के लिए 10 रुपए डालो, काऊ मिल्क की एक पैकेट निकालो। ऐसे बहुत जगह, ये भी तो एक डिलीवरी चैनल ही है। यस सर। तो ऑर्गेनाइजेशन कंपटीटिव एडवांटेज, पांचवा फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन का कंपटीटिव एडवांटेज। कंपटीटिव एडवांटेज इज नथिंग बट टू विन ओवर योर राइवल्स। और कंपटीटिव एडवांटेज कैसे आता है, क्या आता है, ये सारी बातें हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। सर, की स्ट्रेटजिक ड्राइवर्स कौन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? एक तो इंडस्ट्री और मार्केट, इंडस्ट्री और मार्केट, ये आपका की स्ट्रेटजिक ड्राइवर है। आपके कस्टमर आपके की स्ट्रेटजिक ड्राइवर हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज की स्ट्रेटजिक ड्राइवर हैं, और आपका जो चैनल है। सर, प्रोडक्ट या सर्विसेज में क्या होंगे, इसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें मार्केटिंग के टाइप्स पढ़ने हैं। और चैनल्स में हमें 3 चैनल मिलते हैं, सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल और सर्विसेज चैनल। ये 3 चैनल के बारे में हमें पढ़ना होता है। इंडस्ट्री और मार्केट की बात करें तो ये समझने के लिए, इंडस्ट्री और मार्केट को एनालाइज करने के लिए आप एसजीएम पढ़ते हो, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। जल्दी से आते हैं हम इंडस्ट्री और मार्केट के बारे में अगर हम पढ़ें, तो इंडस्ट्री और मार्केट को एनालाइज करने के लिए हमें पढ़ना होगा स्ट्रेटजिक ग्रुप मैपिंग। अब एसजीएम है क्या, बताते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपको दें। आपके मॉड्यूल में जो पैराग्राफ में दिया हुआ है डिटेल में, वो मैंने 4-5 पॉइंट्स में बनाए हैं ताकि आप एग्जाम में प्रेजेंट कर पाओ। ऐसे ज्ञान देना अलग बात है, पर उन बातों को लिख करके देना ताकि आप मल्टीपल टाइम रिकॉल कर सको और एग्जाम में उसे प्रेजेंट कर पाओ, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मार्केट क्या है, आप मुझे बताओ। मार्केट वो जगह है जहाँ पर सारे बायर और सेलर इकट्ठा होते हैं और वो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, एक अपने प्रोडक्ट को खरीदता है। मार्केट कैसे कैसे हो सकते हैं सर, फिजिकल भी होता है, वर्चुअल भी हो सकता है। वर्चुअल मार्केट क्या है, लाइक ई कॉमर्स एक वर्चुअल मार्केट। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है ना, घर बैठे रात में ब्लिंकिट से ऑर्डर हो रहे हैं ना, ये क्या है सर, ये ई कॉमर्स ही तो है। इट मे बी फर्दर भी लोकल या ग्लोबल मार्केट भी हो सकता है, लोकल मार्केट, ग्लोबल मार्केट, यू नो बेटर। When similar companies are grouped on the basis of primary market, primary product, it known as sells them, it is called as industry। ठीक है। अब भाई कुछ टूल होते हैं, एक टूल जो हम इंडस्ट्री को और मार्केट को एनालाइज कर पाते हैं, उस टूल का नाम है स्ट्रेटजिक ग्रुप मैपिंग। स्ट्रेटजिक ग्रुप मैपिंग में होता क्या है, इसमें हम ये उनमें वो राइवल शामिल होते हैं जो सिमिलर कंपटेटिव अप्रोच के होते हैं, यानी उनका कंपटेटिव अप्रोच सिमिलर है। ठीक है। और वो सेम पोजीशन होल्ड करते हैं मार्केट में, अगर मतलब वो मार्केट में भी पोजीशन है, उनका जो कंपटेटिव अप्रोच है वो सिमिलर है, और उनके प्राइसेस या फिर उनकी क्वालिटी या उनकी टेक्नोलॉजी या उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिमिलर है, तो उनके लिए ग्रुपिंग कर दी जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। ये हेल्प करता है आपको आइडेंटिफाई करने में कंपनीज दैट आर इन द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट पोजीशन, कौन सी कंपनी सबसे स्ट्रांग है, कौन सी वीक है। जब आप अपनी अपने इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग कंपनीज और जो वीक कंपनीज हैं इनको कैटेगराइज कर पाओगे, तो आप ये डिसाइड कर पाओगे कि व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप टू विन ओवर योर राइवल्स, राइट। इट इज अ यूजफुल एनालिटिक्स tools for the company that market position in each separately and group wise when industry so many competitors that is not practical in examining one in depth। एक कंपनी को डेप्थ में एनालाइज कर पाना इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। तो आप करोगे क्या, क्या अगर कंपनी 1,000 है तो क्या 1,000 को आप अच्छे से उन्हें उन पूरे डीप में एनालाइज कर पाओगे कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उनकी उनकी खास बात क्या है, वाई कस्टमर चूज देम, ये सारी चीज़ें क्या एनालाइज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसीलिए ग्रुपिंग करना जरूरी है। सिमिलर प्राइस, सिमिलर स्ट्रेटजी, सेम कस्टमर बेस वाले एक तरफ, इस तरीके से हम बड़े बड़े सर्कल ड्रॉ करते हैं, और जो
सबसे ज़्यादा कस्टमर बेस वाले होते हैं, ये लगता है कि वो बहुत स्ट्रांग है। आइए अगर हम एक एक करके, इसमें 5 स्टेप हैं, हमारे पास 4 स्टेप हैं और चारों पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें एसजीएम ड्रॉ करना है। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग अगर बनानी है तो हमें 4 स्टेप फॉलो करना होगा। स्टेप 1 में हमें सबसे पहले कंपटीटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना जरूरी है, जो दो फर्म के बीच में डिफरेंस क्रिएट करें। ये कैसे हो सकता है? उनकी प्राइस और क्वालिटी के हिसाब से देख लो। प्राइस और क्वालिटी में हाई, लो और मीडियम की कैटेगरी बना लो। जियोग्राफिकल एरिया में लोकल, रीजनल, रेशनल और ग्लोबल की कैटेगरी बना लो। प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ में आप वाइड और नैरो की कैटेगरी बना लो। ठीक, ये करने के बाद आप दूसरे स्टेप पे जाते हो और प्लॉट करते हो टू वेरिएबल मैप पे। टू वेरिएबल मैप पे कैसे करोगे सर? उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे करोगे। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? जो हमने ऊपर आपसे बताई, प्राइस, क्वालिटी, जोग्राफिकल एरिया और प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ के हिसाब से। स्टेप 3 में आप क्या करोगे? अब उन्हें असाइन करोगे उन फर्म्स को दैट फॉल इन अबाउट द सेम स्ट्रेटजी स्पेस एट द सेम स्ट्रेटजी ग्रुप। लाइक अगर आप यहाँ देखो तो पी क्यू आर का सर्कल बड़ा है, इट मीन्स उनका कस्टमर बेस ज़्यादा है। जी एच आई का छोटा है। ये सेम सेम यानी ए बी और सी सेम कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं, इसलिए इन्हें अलग प्लॉट किया गया है। सर्कल ड्रॉ करोगे अराउंड ईच स्ट्रेटजिक ग्रुप, मैपिंग द सर्कल प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ग्रुप्स रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ द टोटल इंडस्ट्री सेल्स रेवेन्यू। मतलब जो ज़्यादा सेल्स रेवेन्यू आपका है तो आपका सर्कल बड़ा है, उस ग्रुप का सर्कल बड़ा है। इस तरीके से हम एसजीएम ड्रॉ कर पाते हैं। ये इमेज आपके सामने है, यही आपको एक्सप्लेन करना है। अगर मैं एक बार आपको समराइज करूं तो सर, एसजीएम इसलिए होता है कि कंपनी में इंडस्ट्री का एनालिसिस करने के लिए वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं और इतनी सारी कंपनियों को वन टू वन एनालाइज कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू। तो आप क्या करते हो? उसके लिए एक स्ट्रेटजिक ग्रुप मैपिंग कर लेते हो, जो उनके करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से सेम स्ट्रेटजी स्पेस में आते हैं, लाइक प्राइस, क्वालिटी एक्सेट्रा। ठीक है, चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, आई होप आपको समझ में है। अगर मैं इसके बाद आपकी बात करूँ, कस्टमर क्या होते हैं, मुझे समझाना नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क है, कुछ नहीं पढ़ना है। कस्टमर क्या है आपको भी बेहतर पता है, बस हाँ आपके मॉड्यूल में दिया है तो मैंने बताया। कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस होता है। कस्टमर वो होता है जो प्राइस पे करता है, कंज्यूमर वो है जो एक्चुअली कंज्यूम करता है प्रोडक्ट को। बाकी ये 3 पॉइंट हैं, आप इसे ठीक से पढ़ लेना, इसी हैंड रिटन नोट से अच्छे से आपको लिखना आ जाएगा, ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और मैं देखता हूँ मुझे कहाँ तक पढ़ाना है, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर बात करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर हमें और लेना है और इस चैप्टर को ख़त्म करना है। तो अभी तक हम लोग 28 मिनट पढ़ चुके हैं और ये रात के 12:30 बजे हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। वो भी इसलिए क्योंकि 2 दिन लेक्चर हो नहीं पाए, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और जब तबीयत ठीक ना हो तो एक दिन जो गैप होता है, तबीयत तो ठीक भी हो जाएगी, आपका अटेम्प्ट दोबारा नहीं आएगा। इसलिए मैं रात में 12:30 बजे आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस इससे ज़्यादा हमारी हिम्मत अभी फ़िलहाल नहीं है। 28 मिनट का ये लेक्चर है। इसके अलावा दूसरा लेक्चर भी सेम डेट पे मैं कल आपको प्रीमियर पे लगा दूंगा। ये चैप्टर आपका कल फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, विश यू ऑल द बेस्ट।